उन जैसा दूसरा नहीं होगा। ये शब्द नीतीश कुमार के लिए अशोक कुमार ने कहे हैं, जो उनके साथ 1977 से यानी नीतीश के पहले चुनाव से हैं। ये बात तो मानना होगा कि भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार का सियासी सफर मील के पत्थर की तरह है। 2 दशक से बिहार की राजनीति उनके इर्द गिर्द सिमटी हुई है। पिछले 4 साल से हर साल नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं। साल 2005 में पहली बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद से 4 बार चुनाव हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, लेकिन साथ ही 6 बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का काम भी किया है, जो किसी भारतीय राजनेता के लिए अनोखा रिकॉर्ड है। उन्हें सुशासन बाबू का टैग मिला, लेकिन हाल के वर्षों में उन्हें पाला बदलने वाला कहा गया। उन पर मीम्स बने और विश्लेषकों के एक तबके ने उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और गुरुवार को यानी 15 अप्रैल को बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बन जाएगी। 2025 विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत से जीते एनडीए की सरकार बने अभी 5 महीने ही हुए थे कि एक बार फिर सरकार बनने की कवायद की जा रही है। इसके साथ बिहार में नीतीश कुमार के युग का अंत माना जा रहा है। आज अपने इस खास वीडियो में हम बात सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार की करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। जब नीतीश कुमार सरकार में आए तो उनकी 2 योजनाओं को बदलते बिहार के रूप में देखा गया। वो थी यूनिफॉर्म और साइकिल योजना। ग्रामीण इलाकों में साइकिल से आती जाती स्कूल यूनिफॉर्म पहनी लड़कियों को लोगों ने बदलते बिहार के तौर पर देखा। दरअसल ये तस्वीर 2 मोर्चे पर काम कर रही थी। एक तरफ ये समाजवादी नीतीश का वेलफेयर स्टेट होने का प्रमाण था, तो दूसरी तरफ सार्वजनिक जगहों पर बच्चियों का यूं आना कानूनी व्यवस्था में सुधार का संकेत था। लेकिन बाद में नीतीश सरकार पर ये आरोप भी लगे कि योजनाओं को प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारने के बजाय प्रचार पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। ऐसे ही नीतीश के बहुत सारी योजनाएं रहे जिन पर लोगों ने तारीफ भी की और आरोप भी लगाए। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश के 3C योजना की। नीतीश कुमार अपने शासनकाल में बार बार दोहराते रहे हैं कि वो 3C से कभी समझौता नहीं करेंगे। 3C यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। उनके राज्य में आर्म्स एक्ट, स्पीडी ट्रायल के साथ साथ गवाही पर बहुत काम हुआ। बाद में सैप का गठन किया गया और पुलिस जांच का आधुनिकीकरण भी हुआ। इन सब ने पुलिस की इमेज को बदला, लेकिन बाद के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने नीतीश सरकार की किरकिरी भी की। अब बात करते हैं नीतीश की वोट इंजीनियरिंग की। नीतीश कुमार ने सत्ता संभालने के बाद राज्य की स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया था। इस श्वेत पत्र में राज्य की स्थिति के बारे में लिखा गया था। विकास के सभी सूचकांकों में बिहार की स्थिति सभी बड़े राज्यों में सबसे खराब है। सत्ता संभालने के बाद नीतीश सरकार के सामने कानून व्यवस्था के साथ ही सड़क, बिजली जैसे बुनियादी ढांचे पर काम करने की चुनौती थी। कुर्मी जाति से आने वाले नीतीश कुमार को अगर बिहार में लंबे समय तक सत्ता में टिके रहना था तो उन्हें बिहार की जातीय राजनीति में अपने लिए वोट इंजीनियरिंग भी करनी थी। नीतीश ने इसके लिए महिलाओं और अति पिछड़ों को चुना। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह अपनी किताब कितना राज कितना काज में लिखते हैं, नीतीश कुमार ने महिलाओं को 50% आरक्षण और दूसरी तरफ पंचायत और स्थानीय निकाय में ईबीसी, हिंदू और मुसलमानों को 20% आरक्षण दिया। ऐसा करते ही उन्हें अपनी ही जाति के लोगों से आलोचना का सामना करना पड़ा, जिनके मुताबिक ईबीसी और अन्य वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी बलि दी गई। लेकिन नीतीश तो लोहिया के उन शब्दों को गांठ बांध चुके थे कि औरत किसी भी जाति की हो, पिछड़ी ही है। बाद में नीतीश सरकार ने साल 2007 में महादलित आयोग बनाया। नीतीश कुमार के लौह कुश, कुर्मी, कोयरी समीकरण को देखें तो उनकी आबादी तकरीबन 7% है, लेकिन अपनी वोट इंजीनियरिंग की मदद से नीतीश के पास 20% वोट माने जाते हैं। कई नई योजनाओं पर जमीनी स्तर पर कामयाबी कम। नीतीश कुमार ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने अपनी सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश की। तय समय पर प्रभावी ढंग से जनता का काम सुचारू ढंग से निपटे। इसे करने के लिए जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम शुरू हुआ। जानकारी कॉल सेंटर, आपकी सरकार, आपके द्वार, बिहार लोक सेवा अधिकार जैसे कार्यक्रम बहुत उत्साह से शुरू हुए, लेकिन बाद में धीरे धीरे धाराशायी होते गए। जानकारी कॉल सेंटर सूचना के अधिकार से जुड़ा कॉल सेंटर है, जो साल 2007 में शुरू हुआ था, लेकिन बहुत जल्द बंद हो गया। नीतीश के राज में बिजली, सड़क में कितना सुधार हुआ। आपको बता दें कि साल 2006 में जारी श्वेत पत्र के मुताबिक बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत उस वक्त महज 60 किलोवाट प्रति घंटा थी। आर्थिक सर्वेक्षण
25 और 26 के मुताबिक 2011 और 12 में प्रति व्यक्ति खपत 134 किलोवाट प्रति घंटा हुई, जो 2025 और 26 में बढ़कर 374 किलोवाट हो गई। ग्रामीण सड़कों की बात करें तो साल 2005 से 6 में जो महज 835 किलोमीटर बनी थी, वो अब 1,19,067 किलोमीटर बन गई है। गांव और शहर में सड़कों का जाल बिछा, पुल पुलिया फ्लाईओवर के निर्माण में गति आई। हालांकि ये अब नीतीश कुमार के उस दावे से दूर है जिसमें वो कहते हैं कि बिहार के किसी भी कोने से पटना महज 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। नीतीश सरकार भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार और उद्योग के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। भूमि सुधार को लेकर नीतीश सरकार ने डी बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। वहीं कॉमन स्कूल सिस्टम को लेकर मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में कमीशन बना था। एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक डी.एम. दिवाकर कहते हैं, मैं नीतीश कुमार की मंशा पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन वो ये दोनों रिपोर्ट लागू नहीं करवा पाए। उनकी सरकार में प्राइवेट संस्था खुले और पब्लिक इंस्टीट्यूशन बर्बाद होते रहे। सरकार आने के बाद जिस तरह से पंचायत के स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई, उसने शिक्षा की गुणवत्ता को बहुत कमजोर किया। अब बात करते हैं पाला बदलते नीतीश की। साल 2005 के बाद से बिहार की राजनीति के नीतीश कुमार सियासी धुरी बने हुए हैं। 2005 से उनकी राजनीतिक यात्रा एक चक्र की तरह चलती रही। इस्तीफा देना, नए गठबंधन बनाना और फिर सत्ता में लौटना। समय के साथ यह पैटर्न और भी साफ होता गया। साल 2010 में नीतीश कुमार तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, लेकिन 2013 में बीजेपी के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन के नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन फरवरी 2015 में जीतन राम मांझी को हटाकर उन्होंने चौथी बार फिर से मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ली। साल 2015 में विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी के साथ गठबंधन करके उन्होंने 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ली। 2017 में महागठबंधन से रिश्ते तोड़ने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर एनडीए के साथ मिलकर छठी बार मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ लेते हुए वह दोबारा सत्ता में लौट आए। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली। 2022 में उन्होंने एनडीए छोड़कर और विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाते हुए फिर से इस्तीफा दे दिया और 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली। 2024 में भी यही सिलसिला फिर दोहराया गया, जब उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया और वापस एनडीए में चले गए। इस तरह नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली उन्होंने और आखिरकार 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ लेने का काम किया। इस तरह उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। हालांकि अब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ ये माना जा रहा है कि ये नीतीश कुमार के युग का अंत है। आप नीतीश कुमार को कैसे देखते थे और उनके लिए आप क्या सोचते हैं, वो कैसे सीएम रहे हैं, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है? आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।